नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत की सीरीज, जहां पर हमने कल की वीडियो में गुलाम वंश को पूरा कंप्लीट कर लिया था। गुलाम वंश 1206 से 1390 ईस्वी तक चला, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। वहीं इसका अंतिम शासक क्यूमर्स था, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने मार दिया था, और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है, वहीं 1320 में यह वंश समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर बात करें दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कौन सा था, तो वो खिलजी वंशी था, जिसका शासनकाल मात्र 30 वर्ष का रहा। तो चलिए जानते हैं खिलजी वंश के बारे में आज की वीडियो में। दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है वो होती है 13 जून 1290 में। ठीक है, 13 जून 1290 में इसकी स्थापना होती है। वहीं जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके। ठीक है दोस्तों, 13 जून 1290 में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या की जाती है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। ठीक है, वहीं इसका शासनकाल जो रहता है वो 1290 से 1320 तक रहता है। ठीक है, 1290 से 1320 तक इसका शासनकाल रहता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सिर्फ 30 वर्षों तक शासन किया था। तो जिस कारण यह सबसे छोटा शासन यानी कि वंश था, जिसने मात्र 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी यानी कि फाउंडर ऑफ खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जलालुद्दीन का चैप्टर। अगर बात करें खिलजी वंश के शासनकाल में आए शासकों की, तो इसमें मुख्य 5 शासक आते हैं, जिसमें इसकी स्थापना जो करता है वो जलालुद्दीन खिलजी करता है, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 तक रहता है। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को मारकर उसका भतीजा और उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी यहां का शासक बनता है, और यह भी औरंगजेब की भांति बड़ा क्रूर शासक होता है। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के बीच रहता है, और इसके बारे में ही पेपरों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसकी वीडियो हम कल कवर करेंगे फुल डिटेलिंग के साथ। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद सिहाबुद्दीन खिलजी यहां का शासक बनता है, जिसका शासनकाल मात्र 1316 में ही रहता है, इसके बारे में भी कवर करेंगे। और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी यहां का शासक बनता है, जो कि 1316 से 1320 तक शासन करता है। और उसके बाद खिलजी वंश का अंतिम शासक रहता है नसरुद्दीन खुसराव शाह। ठीक है, नसरुद्दीन खुसराव शाह बनता है, जो कि 15 अप्रैल 1320 से 27 अप्रैल 1320 यानी कि कुछ ही दिनों तक शासक रहता है। नसरुद्दीन खुसराव शाह के बाद तुगलक वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के बारे में बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो हमारी मुख्य रूप से जलालुद्दीन खिलजी के बारे में रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जाने तो इसका राज्य अभिषेक जो होता है वो 13 जून 1290 में 70 वर्ष की उम्र में होता है, जिस कारण यह दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक उम्र में बनने वाला शासक भी कहा जाता है। वहीं इसका शासनकाल जाने तो 1290 से 1296 तक 6 वर्षों का इसका शासनकाल रहता है। वहीं यह अपने शासनकाल के दौरान अपनी राजधानी किलोखरी में बनाता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसका राज्य अभिषेक भी किलोखरी के महल में होता है, जो कि क्यूमर्स द्वारा बनाया जाता है। वहीं इसकी जो राजधानी होती है वो भी किलोखरी में ही होती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु होती है 19 जुलाई 1296 में। ठीक है, 19 जुलाई 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है उसके भतीजे और दामाद के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके भतीजे और दामाद द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उसे मार दिया जाता है, जो कि हम आगे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके कार्यकाल की मुख्य घटनाओं यानी कि युद्धों के बारे में। दोस्तों, आइए जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो जब यह शासक बनता है यानी कि 1290 में यह शासक बनता है, तो मलिक छज्जू का विद्रोह हो जाता है इसके खिलाफ। तो 1290 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू द्वारा इसका विद्रोह किया जाता है, जिस विद्रोह को जलालुद्दीन खिलजी दमन कर देता है यानी कि दबा देता है। ठीक है दोस्तों, तो मलिक छज्जू का विद्रोह कब हुआ, तो 1290 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी और मलिक छज्जू के बीच हुआ, जो कि कहां का सूबेदार था, तो कड़ा का सूबेदार था। वहीं जलालुद्दीन कौन था, तो यह दिल्ली सल्तनत का शासक था खिलजी वंश का। ठीक है दोस्तों, तो इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, तो जलालुद्दीन खिलजी इस युद्ध को दबा देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन रणथंबोर का अभियान करता है। तो रणथंबोर का जो अभियान होता है वो उस किले को जीतना चाहता है, पर किले की इतनी सुदृढ़ता थी यानी कि किला इतना पावरफुल था, जिस कारण जो जलालुद्दीन खिलजी है वो इस किले को भेद नहीं पाता, जिसके बाद उसे अपना
अपना अभियान वापस लेना पड़ता है और तब वहां का राजा होता है हमीर देव। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर का राजा होता है हमीर देव और जलालुद्दीन इसे भेजना चाहता है 1291 ईस्वी में, पर वो इसे नहीं जीत पाता, जिस कारण वो अपने अभियान को वापस ले लेता है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं इसका अगला पार्ट। दोस्तों इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल में मंगोल आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमण सन 1292 ईस्वी में होता है। ठीक है, यहाँ पे 1290 लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण होता है, जो कि अब्दुल खां के नेतृत्व में मंगोलों द्वारा किया जाता है। वहीं इस आक्रमण में मंगोलों की पराजय होती है और यहाँ जलालुद्दीन खिलजी जीत जाता है। वैसे तो यह आक्रमण मंगोलों द्वारा किया जाता है, पर यहाँ भी जलालुद्दीन खिलजी जीत जाता है। और यह आक्रमण कब होता है पूछा जाएगा, तो 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी और अब्दुल खां के नेतृत्व में यह आक्रमण किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिद्दी मौला को मृत्युदंड। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सिद्दी मौला को मृत्युदंड भी दिया जाता है। तो यह एक सूफी संत थे जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने मृत्युदंड दिया, क्योंकि उसे लगता था कि सिद्दी मौला उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, यानी कि उसे मारने की साजिश रच रहा है, तो जिस कारण उसने उसे मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने सिद्दी मौला को मृत्युदंड दे दिया, जो कि एक सूफी संत था। ठीक है दोस्तों, तो मंगोल आक्रमण और सिद्दी मौला मृत्युदंड आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देवगिरी अभियान, और उसके बाद जानेंगे जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल की अगली प्रमुख घटना है देवगिरी अभियान। ठीक है, देवगिरी अभियान 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में चलाया जाता है, जो कि देवगिरी पर चलता है। और देवगिरी के उस समय के शासक होते हैं रामचंद्र देव। ठीक है दोस्तों, यहां रामचंद्र देव की हार होती है और अलाउद्दीन खिलजी यहां से काफी धन लूट कर ले जाता है, परंतु वो यहां से धन तो लूट कर ले जाता है और इसकी बात वो जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बताता, जिस कारण जलालुद्दीन खिलजी उस पर गुस्सा होते हैं और उसे दरवाजे में पेश कराते हैं, जिस कारण इनके बीच जो मनमुटाव था वो बढ़ जाता है और अंत में जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अंतिम पॉइंट बन जाएगा जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी की जो मृत्यु होती है वो होती है 19 जुलाई 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि उसके भतीजे और दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसके द्वारा की जाती है। और यह कहां की जाती है, तो यह कंडा मनिकापुर में की जाती है। ठीक है, कंडा मनिकपुर में और इलाहाबाद में की जाती है। ठीक है दोस्तों, जिस कारण इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आता है और कल हम जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि एक क्रूर शासक था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें।